हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की यूनिट 5 यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है त्रिभुज, कैसे बनता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी बातें हम इस क्लास में समझेंगे। इस क्लास में केवल हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हम अगली यूनिट से पढ़ना शुरू करेंगे, अगली वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जैसे कोई एक रेखाखंड है ए बी, जब हम तीन रेखाखंडों को मिलाकर एक बंद आकृति बनाते हैं। कितने रेखाखंड? तीन रेखाखंड। जैसे ए बी एक रेखाखंड है और हमने रेखाखंड लिया ए से मिलाते हुए, फिर एक रेखाखंड ये हो गया हमारा, यहाँ बिंदु हमने सी मान लिया। तो ये तीन रेखाखंडों से मिलती हुई एक बंद आकृति हमने बना दी। तीन रेखाखंड कौन से हो गए यहाँ पे? एक तो ए बी हो गया, ए बी ये वाला, एक बी सी हो गया और एक क्या हो गया? सी ए हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक त्रिभुज में तीन तो शीर्ष होते हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीन ही कोण होते हैं। अब देखिए कौन कौन से तीन शीर्ष कौन कौन से हो गए। एक तो शीर्ष ये हो गया ए, एक शीर्ष बी और एक शीर्ष सी हो गया। तो तीन शीर्ष हो गए कौन कौन से? ए बी और सी। और तीन ही भुजाएं होंगी। हमने जो अभी हमने रेखाखंड खींचे, ये हमारी तीन भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी और सी ए। और तीन ही कोण होंगे यहाँ पे। एक कोण क्या होगा? ए, एक कोण बी होगा और एक कोण सी होगा। तो कोण कितने हो गए? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज में हमारा क्या होगा? तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण होंगे। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कितने भागों में बांटते हैं? यहां पे लिखते हैं हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। देखिए, भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कितने भागों में बांटते हैं? भुजाओं के आधार पर हम तीन भाग में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला, भुजाओं के आधार पर हम बांटते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज को हम स्केलन कहते हैं। तो हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। अब हम कोणों के आधार पर बांटते हैं। देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। जिस प्रकार भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को तीन भागों में बांटा, उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को तीन भागों में बांटेंगे। देखिए, नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2, समकोण त्रिभुज। और नंबर 3, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
समकोण को हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, और अधिक कोण को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज का वर्गीकरण किया भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया? 3 प्रकार से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार से हमने कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, इन त्रिभुजों को विस्तार से बताने से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे, उसके बाद हम त्रिभुजों पर आएंगे। पहले हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इससे संबंधित सवाल आपकी एक्सरसाइज 5A में दिए गए हैं, जिससे हम आसानी से अगर इस प्रमेय को समझ जाएंगे तो उस प्रश्नों को हम बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। अब कर्ण क्या होता है? देखिए हमारे पास क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज ऐसा होगा जब किसी कोण में कोई भी एक कोण हमारा कितने का होगा? समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। मैंने बताया आपको एक त्रिभुज में कितने कोण हैं? 3 कोण होते हैं। और जब समकोण कब होगा? यदि इन तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब एक लंब की तरह हो जाएगा। देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया हमने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाया हमने ABC। अब ये दिख रहा है, ये जो हमारा एंगल A बन रहा है, ये वाला एंगल, ये हमारा सीधा लंब की तरह बन रहा है एक, तो हमारा कोण A यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोण A 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा? ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या होता है? जब भी हम एक समकोण बनाएंगे, जब भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो जिस भी कोण पर समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। और वही भुजा हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। ये तो हमारा त्रिभुज इस प्रकार है। यदि मान लो हमारा त्रिभुज इस प्रकार होता, यहाँ पे ये दे दिया हमें 90 डिग्री, ये कितना हो गया? मान लिया कोण A है, ये B है और ये C है। तो कोण A के सामने वाली भुजा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? ये। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब हमें 3 चीज याद रखनी है। एक तो कर्ण हमने पढ़ लिया, एक हम पढ़ेंगे आधार, और एक देखेंगे लंब। ये हमारी 3 चीजें हैं। कर्ण तो हमारा वो हो गया जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होगी। और जो हमारा नीचे होगा बेस, जो भी हमारा बेस होगा उसे हम कहेंगे आधार। और जो हमारी एक भुजा बची उसे हम कहेंगे लंब। ये हमारा क्या होगा? आधार। और ये जो भुजा बची हमारी, ये क्या होगा? लंब। इसी प्रकार हमारा कोई भी कोण हो, अगर 90 डिग्री का कोण हमारा बन रहा है, तो 90 डिग्री के, मान लिया ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, A मान लिया, ये B, ये C, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होगी? ये होगी कर्ण, और ये होगी आधार, और ये होगी हमारा लंब। तो हमें कर्ण छांटना आसानी से आ गया। एक बात और हमें यहाँ पर याद रखनी है कि कर्ण जो होगा वो अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होगा। ये जो कर्ण है हमारा, ये इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा ही होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। और पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय केवल तभी लागू होगी जब त्रिभुज कैसा होगा? जब त्रिभुज समकोण होगा। समकोण मतलब
एक कोण कोई भी 90 डिग्री का होगा, तभी हमारी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। अब देखिए, अब हम इसे समझते हैं लंब और आधार के आधार पर। कैसे बांटते हैं हम इसे? देखिए, हमने कोई एक त्रिभुज लिया, ये हमारा कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी, ये हमारा कोण कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पर आसानी से छांट सकते हैं कि 90 के सामने वाला ये वाली भुजा कितनी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कर्ण, और ये क्या कहलाएगा? ये आधार कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग हमेशा क्या होगा? लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही हमने डेफिनेशन लिखी थी। देखिए क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, मान लिया हमने कर्ण पर वर्ग बन रहा है, कोई कर्ण पर बना वर्ग क्या होगा? शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। और शेष दो भुजा हमारी कौन सी हैं? एक है लंब और एक है आधार। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी सूत्र के आधार पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सिर्फ आपको ये छांटना आना चाहिए कि हमारे प्रश्न जो हमें दिया गया है उसमें कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। यदि हमें मान लिया कोई एक संख्या दी गई है और हमसे पूछने लगे कि जैसे हमें दिया गया 4, 5, 6 हमें दिया गया, और हमसे पूछने लगे क्या ये एक पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है? तो हम क्या कहेंगे? यदि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर, मतलब ये कितना आना चाहिए? इन दोनों का जोड़, ये अगर इन दोनों के जोड़ के बराबर है तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम इसे कैसे छाटेंगे? भाई हमें 3 दिए गए हैं, अब इनमें से हम किसे कर्ण मानेंगे? तो हमने बताया जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। जैसे सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे? 6, और इन दोनों के वर्गों के बराबर अगर आ गया तो ये हमारा 4, 5, 6 पाइथागोरस त्रिक होगा। देखिए 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब देखिए ये कितना आ गया? 36, और 25 में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 4, 5, 6 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हमने कर्ण कैसे छांटा? जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी, बाकी अन्य भुजाएं हमारी लंब और आधार होंगी। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, यही आपको याद रखना है। हमेशा जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, आपको इसी का उपयोग करना है। देखिए अब हम पीछे चलते हैं, जो हमने पढ़ा था त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों का वर्गीकरण किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं त्रिभुज का, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। देखिए भुजाओं के आधार पर हमने बांटा जब तीनों भुजाएं बराबर हों, जब 2 भुजा बराबर हों, और जब एक भी भुजा बराबर नहीं हो। तो हम शुरू से लेंगे जब सभी भुजाएं बराबर हों, तो हम त्रिभुज क्या कहलाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज। जिसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज को, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, मतलब जब किसी त्रिभुज की, कोई हमें एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज की सभी भुजाएं, उस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। मान लिया ये भुजा और ये तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं। मान लिया ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हमने तो हमारा त्रिभुज ABC कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। यहाँ पे 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, तो तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या हैं? बराबर। ए और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं? इसके क्षेत्रफल, परिमाप और इसकी ऊंचाई के बारे में देखते हैं। देखिए मान लिया ये हमारा कोई त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज बनाएंगे हम? समबाहु त्रिभुज। AB
सी, ये भुजा ए, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब हम इसके शीर्ष ए से एक लंब डालते हैं भुजा BC पर। अब लंब कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब हमारी ये BC भुजा ए दूरी दी गई है इसकी, तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगी? a/2 और a/2। इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया। अब देखिए ये हमारा कोण 90 का बन गया। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो कर्ण कहलाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई? कर्ण हो गई। और ये हमारी क्या है? यहाँ पे ये ऊंचाई है। और ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई को हम लंब कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? ए से लेके यहाँ पर बिंदु मान लिया D, AD क्या हो गई? हमारी ऊंचाई हो गई। और BD हमारी ये क्या होगा? आधार हो गया। अब देखिए इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, की ऊंचाई हम यहां से ऊंचाई निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब देखिए हमें यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है? a दिया गया है, तो a का वर्ग करेंगे बराबर लंब कितना दिया गया है? लंब हमें h दिया गया है, मतलब हाइट दी गई है, प्लस आधार हमें क्या दिया गया है? a/2। a/2 का भी हम वर्ग करेंगे। अब देखिए a का वर्ग a दिया गया है, हाइट h की घात 2 प्लस, अब a/2 की घात 2 खोलेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा, बटे 2 की घात 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब हमें यहाँ से ऊंचाई निकालना है, तो ये हमें एक तरफ रखना है और ये उधर ले जाएंगे। जैसे a की घात 2 माइनस ये इधर आएगा, a की घात 2/4 बराबर h की घात 2। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 4 a की घात 2 माइनस a की घात 2/4 बराबर h की घात 2। 4 a की घात 2 में से a की घात 2 गया तो कितना बचाएगा? 3 a की घात 2/4 बराबर h की घात 2। अब इसे हल करेंगे। जब भी हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? सारी संख्या किस में आ जाएगी? रूट के अंदर आ जाएगी। कितना आएगा रूट के अंदर? 3 a की घात 2/4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो 3 तो रूट में ही रहेगा और बाकी a बाहर आ जाएगा, बटे क्या होगा? 4 का क्या हो जाएगा? जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि जब हम 4 को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2 गुणा 2, 1 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2। तो √3/2 गुणा 1 a बचा, जिसे हम क्या कहते हैं? भुजा। तो अगले पेज पे हम देखते हैं क्या आ गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? √3/2 गुणा भुजा। a हमारी क्या है? भुजा है, तो हमने यहाँ पे a की जगह क्या लिख दिया? भुजा। ये हमारा एक सूत्र हो गया पहला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने पढ़ा था अभी समबाहु त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पहले हम लिख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हमने क्या बताया था सबसे शुरू में? त्रिभुजों के लिए हम क्या लेंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार हमारा कितना है? आधार हमें कितना दिया गया है प्रश्न में? हमें आधार हर एक प्रश्न में a दिया गया है। देखिए ये हमारा आधार यहाँ पे कितना है? a। ये आधार a दिया गया है, तो हम यहाँ पे आधार कितना लेंगे? a मतलब क्या है? a है यहाँ पे भुजा, या तो a लिख दो यहाँ पे, यहाँ भुजा लिख दो। और ऊंचाई हमारी कितनी आई? ऊंचाई हमारी आ गई √3/2 a। अब आपस में गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो √3 और a की a में गुणा करेंगे तो a की घात 2 और 2 की 2 में करेंगे तो 4। तो हमारा कितना आ गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? √3/4 a की घात 2, या इसे हम कह सकते हैं √3/4 भुजा की घात 2। और ये किस में है? ये गुणा में। तो ये आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? √3/4 भुजा की घात 2।
और तीसरा फॉर्मूला हमारा रह गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है? परिमाप जोड़ होता है उसका। देखिए अगर हम इसकी भुजाओं को देखें, देखिए कितनी भुजा, 3 भुजा दी गई हैं और हमने तीनों भुजाओं को क्या माना है? ए। तो हमारी इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं 3a। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो हमारे समबाहु त्रिभुज के 3 सूत्र आ गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया √3/4 भुजा की घात 2, या √3/4 a की घात 2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? √3/2 गुणा a, या √3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 3 गुणा भुजा, या 3a। अब हम दूसरा देखेंगे। समबाहु त्रिभुज के बाद हमने क्या देखा था? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि समबाहु त्रिभुज में भी नाम से पता चल रहा था, इसी प्रकार इसमें भी नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु, मतलब 2 भुजा बराबर होंगी इसकी। देखते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए हमें कोई एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज की कोई 2 भुजा, मान लिया ये और ये 2 भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं। ये कोई और दिया गया है, ये मान लिया बी दी गई है। तो इस त्रिभुज की 2 भुजा ए बी और ए सी, ये दोनों हमें बराबर दी गई हैं। तो ये हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं? हम इसे आइसोसेल्स कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं हम इसे। इसकी क्या करेंगे? अब हम इसकी भी ऊंचाई और वो निकालेंगे, क्षेत्रफल। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए शीर्ष से कोई लंब डालते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। हमने शीर्ष से लंब डाला, पूरी भुजा कितनी दी गई है? b दी गई है। तो ये कितना हो गया? b/2। ये भी कितना हो गया? b/2। लंब डाला है तो ये कोण कितना बन गया? 90 डिग्री का, क्योंकि लंब हमारा हमेशा 90 डिग्री का होता है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया? a, और ये क्या हो गई? हाइट, ऊंचाई हो गई, जिसे हम ऊंचाई को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें हम रख देंगे। देखिए कर्ण क्या दिया गया है? a का वर्ग बराबर लंब क्या दिया गया है? ऊंचाई जो हमें निकालनी है, प्लस आधार हमें क्या दिया गया है? b/2। इसका भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग को खोलेंगे, a की घात 2 बराबर ऊंचाई की घात 2 प्लस इस सूत्र को खोलेंगे। देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे, b की घात 2/2 की घात 2 कितना हो गया? 4। ऊंचाई हमें निकालनी है तो ऊंचाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी एक तरफ लेके आएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? a की घात 2 माइनस b की घात 2/4 बराबर h की घात 2। एक इसके नीचे मानेंगे और लासा लेके हल करेंगे। कितना हो जाएगा? 4a की घात 2 माइनस b की घात 2/4 बराबर h की घात 2। अब देखिए h की घात 2 है तो 1h करके हम इसे क्या करेंगे? रूट के अंदर लिख देंगे। कितना? 4a की घात 2 माइनस b की घात 2/4। अब देखिए ये तो सरल हुआ नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर निकल आएगा। तो जब भी हम 4 को रूट से बाहर निकालते हैं,
जैसे 4 है तो इस 4 को क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगी, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। देखिए तो 1/2 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, √4 a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई, 1/2 √4 a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार कितना दिया गया है हमें, पूरा आधार कितना है, b मान के चले थे हम शुरू में, तो b गुणा ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 1/2 √4 a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब क्या करेंगे, सभी की गुणा कर देंगे आपस में। देखिए ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर b √4 a की घात 2 माइनस b की घात 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 की 2 में गुणा करी तो 4। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, b/4 √4 a की घात 2 माइनस b की घात 2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4 a² माइनस b², और ऊंचाई कितनी आ गई, 1/2 √4 a² माइनस b²। अब क्या रह गया, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप हमने बताया कि सभी भुजाओं का योग होता है। देखिए सभी भुजाओं को जोड़ लो, a प्लस b। अब इसे जोड़ेंगे तो a प्लस a क्या हो गया, 2a प्लस b। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, 2a प्लस b। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। हमने समद्विबाहु त्रिभुज की हमने परिभाषा लिखी, परिभाषा के बाद हमने समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाला। ये सूत्र याद रखने हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है। और इसी प्रकार हमें यह भी याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसका परिमाप क्या है। अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसे हम स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, हम समबाहु में हमने क्या पढ़ा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु में हमने क्या पढ़ा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। और विषमबाहु में हम क्या पढ़ेंगे, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हों, वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया विषमबाहु त्रिभुज का, जैसे हमें कोई एक त्रिभुज दिया गया, मान लिया ABC, ये हमें कोई त्रिभुज दिया गया, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं ABC, कोई भी भुजा इसकी आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसकी परिमाप ज्ञात करेंगे। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसके क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। नंबर 1, जब हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो,
जब आधार व ऊंचाई दी गई हो। तो हम क्या लगाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और यदि तीनों भुजाएं दी गई हों हमें, दूसरा जब 3 भुजाएं दी गई हों, जब 3 भुजाएं दी गई हों, मतलब कोई एक त्रिभुज दिया गया है हमें और उसकी अलग अलग भुजाएं दी गई, 4, 5 और 6, ये क्या दी गई हैं, उसकी भुजाएं दी गई हैं। जैसे मान लिया AB हमें एक भुजा दी गई 4 सेंटीमीटर की, BC हमें 6 सेंटीमीटर की और AC 5 सेंटीमीटर की। तो जब इस प्रकार से भुजाएं दी गई हों तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, तो हम सूत्र लगाएंगे अंडर रूट के अंदर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसे हम हेरोइंस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब यहाँ पे S क्या है, ये हमारा S अर्ध परिमाप कहलाता है, अर्ध परिमाप। अब हम इस S को कैसे निकालेंगे, भाई A तो हमें दिया गया है बच्चों, हमें जब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ 4, 5 और 6 ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ से A बराबर 4 मान लेंगे, B बराबर 5 मान लेंगे, C बराबर 6 मान लेंगे। लेकिन हमारा S कहाँ से आएगा, तो हम S कैसे निकालेंगे, S निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C बटे 2 कर देते हैं। मतलब जो हमें भुजाएं दी गई हैं उन सभी भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा S निकल आता है, मतलब अर्ध परिमाप निकल आता है। तो S का मान हम यहाँ से रख देंगे और A का मान, भुजाओं का मान रख देंगे। इस फॉर्मूले को हम कब लगाएंगे, जब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें 3 भुजाएं दी गई हों, और जब भुजाएं नहीं दी गई हों, हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो, तो हम वही साधारण फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप में मैंने आपको क्या बताया, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो यहाँ पे सभी भुजाएं कितनी हैं, A प्लस B प्लस C, तो यही क्या इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, हमने तीनों को पढ़ लिया, तीनों की अलग अलग हमने वर्गीकरण करके देख लिया, तीनों के हमने क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई हमने ज्ञात की। अब हम देखेंगे इन त्रिभुजों का हम वर्गीकरण कोणों के आधार पर किस प्रकार करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। अभी तक हमने भुजाओं के आधार पर सीख लिया, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले होता है न्यून कोण, दूसरे नंबर पे क्या होता है समकोण, और तीसरे नंबर पे अधिक कोण। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसके बारे में लिखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए त्रिभुज हम आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोण जब 90 डिग्री से कम के होंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे हमने कोई एक त्रिभुज बनाया, कोई एक त्रिभुज लिया हमने, इस त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे, हमने इसको नाम दिया ए बी सी, सीड्स हो गए इसके, और इसकी भुजा ए बी बी सी और सी ए हो गई, और इसके कोण क्या हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब जो इसके ये कोण होंगे तीनों, ये तीनों कोण 90 से कम के होने चाहिए। मान लिया हमने ये कोण 75 डिग्री का है, ये कोण 75 डिग्री का है, 75 और 75 ये कितने का हो गया, फिर लास्ट वाला 30 का।
क्योंकि तीनों का कोण कितना होना चाहिए, तीनों का योग 180 होना चाहिए। और न्यून कोण होने की शर्त क्या है कि सभी कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये जो एंगल बना, ये हमारा क्या बन गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 60-60-60 भी हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि 90 डिग्री से भी जब भी कम होंगे तो वो हमारा न्यून कोण होगा। इसी प्रकार नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कोई भी एक कोण, किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज, जिसे हम क्या कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए बनाते हैं। कोई भी एक कोण 90 का, मतलब किसी भी एक भुजा पर उसके पर क्या बनना होगा, लंब बन जाएगा। जैसे मान लिया हमने ये भुजा ए मान ली, ये बी मान ली और ये सी मान ली। यहाँ पे ये क्या बन गया, लंब बन रहा है। तो ये कोण कितना हो गया, 90 का हो गया। और बाकी के ये कोण अलग अलग हो जाएंगे। मान लिया हमने ये कितने का है, 90 का, ये मान लिया 60 का, तो ये कितने का रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 30 का। क्योंकि तीनों का जब हम जोड़ करेंगे तो 180 होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे 90 मान सकते हैं, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार नंबर 3 देखते हैं। न्यून कोण, समकोण के बाद क्या बचा, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए चित्र बना के देखते हैं। हमें ये दिया गया है कोई एक रेखा ए बी मान ली हमने। अब इसके किसी बिंदु पर, या तो ए बिंदु पर या बी बिंदु पर या सी बिंदु पर भी हो सकता है, कि तीनों में से कोई भी एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री से अधिक का हो। मान लिया हमने ये मान लिया ये कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक का है, क्योंकि 90 डिग्री का सीधा बनता है और ये हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा। हमने मान लिया ये बन गया 120 का। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे, ये हमारा ये मिलना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज तो तभी बनेगा जब हमारी तीनों भुजाएं बंद हो जाएंगी आपस में। तो ये 120 का हो गया। और मान लिया ये हमारा 35 का है, तो ये हमारा कितने का रहेगा, ये हमारा 25 का रहेगा। क्योंकि हमें तीनों का योग भी तो हमें 180 लेके आना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने समझ लिया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे होता है, कोणों के आधार पर कैसे होता है। और इसी वीडियो में हमने समझा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण, आधार और लंब क्या होते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये त्रिभुज की अवधारणा यहाँ पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 5A के प्रश्नों को हल कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।